नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर की इस टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर मैं आपके लिए बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता हूं और पेश करता हूं, जिससे कि आपके रोज़मर्रा की जीवन में जो टेक्निकल चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए आप इधर-उधर भटकते हैं, वो आप स्वयं कर सकें और बहुत आसानी से कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके पास कोई यूनिट है, कोई फर्म है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कोई भी ऐसा व्यवसाय कर रहे हो जिसमें कि आपको पीएफ और ईएसआई का रिक्वायरमेंट है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करा है, जिसमें मैंने ये बताया है कि पीएफ और ईएसआई क्या होता है और किन लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ती है। पीएफ और ईएसआई के डिटेल के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप मेरे उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगा। आज हम सीखेंगे कि पीएफ और ईएसआई का रजिस्ट्रेशन घर बैठे हम स्वयं कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। भारत सरकार का श्रम सुविधा पोर्टल है, जिसका वेबसाइट है shramsuvidha.gov.in। तो इसमें हम रजिस्ट्रेशन कर इसका शुरुआत करते हैं, और आप अगर चाहें तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन डॉट श्रम सुविधा डॉट gov.in को लॉगिन करें, और इसमें साइन अप का एक बटन है। अगर आपने अभी तक इसे रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आपको अपने ईमेल और अपना मोबाइल नंबर से आप इसे रजिस्टर्ड करेंगे। इसके लिए आपको साइन अप को क्लिक करना होगा। साइन अप क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड डालकर साइन अप को क्लिक करेंगे तो ये आपका साइन अप हो जाएगा। मैं इसे करता हूँ। देखिए दोस्तों, डिटेल्स भरने पर ये मैसेज आ रहा है, साइन अप वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल, प्लीज एसेस योर ईमेल टू कंप्लीट साइन अप प्रोसेस। तो अब आप अपने ईमेल को यहाँ पर चेक करेंगे। ईमेल पर एक लिंक आया होगा। देखिए, मैं अपने ईमेल को खोलता हूँ। देखिए, ये मैसेज हमारे ईमेल पर आ चुका है। अब इसे मैं यहाँ पर क्लिक हियर को क्लिक कर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करूँगा। अब इस क्लिक हियर को दबाने पर एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन विथ यूएसएसपी पोर्टल आ जाता है, जहां वेरिफिकेशन कोड कैप्चा डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखिए, वेरिफिकेशन कोड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों पर एक साथ गया है। तो आप अपने ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर कहीं से इस वेरिफिकेशन ओटीपी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। वेरीफाई ओटीपी को क्लिक करेंगे। अब यहाँ वेरीफाई होने के बाद आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड, आपसे इंटर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी सबमिट करने को बोला जा रहा है। तो आप अपना एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपना यूज़र आईडी भी क्रिएट कर लिया और पासवर्ड भी जनरेट कर लिया, और अब हमारा ये श्रम सुविधा पोर्टल पे मैंने अपने इस यूनिट को लॉगिन कर लिया है, और यहाँ से हमारा एक वेलकम नोट आ गया है। अब यहाँ देखिए, हमारे यूनिट का नाम दिख रहा है, और ये मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लेफ्ट हैंड पे डैशबोर्ड दिख रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें रजिस्ट्रेशन को हम क्लिक करेंगे, और रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ ईएसआई का ऑप्शन है, इसे भी मैं क्लिक करूँगा। ये बिल्कुल नया प्रोसेस है। आप बिल्कुल नए साल में नए तरीका से इसे रजिस्ट्रेशन करना अभी आप सीख रहे हैं। अभी तक जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे वो सारे पुराने हो चुके हैं। बिल्कुल मैं आपको नए तरीका से इसे सिखा रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है, जिसे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस यानी ईएसआई को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ईपीएफ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और दोनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके यूनिट को या संस्था को दोनों का रिक्वायरमेंट है तो आप दोनों चेक बॉक्स को क्लिक करें।
किसी एक के रिक्वायरमेंट है तो किसी एक को करें। मैं दोनों को ही सेलेक्ट करता हूं और सबमिट करता हूं, ताकि एक साथ मैंने दोनों पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खुल चुका है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स के अंतर्गत मुझे ये सारे डिटेल्स को फिल करने हैं। अब इस सारे डिटेल्स को फिल करने के लिए सबसे पहला शुरुआत यहाँ पर हो रहा है, इंटर पैन नंबर डालना है। अब इसमें आपके पास किस प्रकार की कंपनी है उस पर ये डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है तो वैसे केस में पैन पर जो नाम इंटर है उस नाम को आप इंटर करेंगे। अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत है तो आप जानते हैं कि प्रोप्राइटर का पैन ही कंपनी का पैन होता है और प्रोप्राइटर के नाम उसके पैन पे छपा रहता है। तो वैसे केस में आप यहाँ अपनी कंपनी का नाम ही डालेंगे अगर आपके पास प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म नेम एज पर पैन इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी पैन पर अगर ये पैन नंबर संजय कुमार सिंह का है तो मैं संजय कुमार सिंह न लिखकर यहाँ उनके फर्म का नाम लिखूंगा। अब उसके बाद इस फर्म का पूरा कंप्लीट एड्रेस हमें यहाँ पर फिल करना है। इसमें ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आपके पास जीएसटी बना हुआ है तो जीएसटी पे डले हुए एड्रेस को ही आप फिल करें। आगे चलकर आपको दिखेगा कि एड्रेस प्रूफ में जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा तो आप जीएसटी कॉपी को ही एज एड्रेस प्रूफ बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एड्रेस और नाम वगैरह सब डाल देने के बाद आप यहाँ पर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वगैरह सब कुछ डाल दीजिए और उसके बाद सेटअप डेट यहाँ पूछ रहा है। सेटअप डेट आप वो डेट डालिए, मेरा सजेशन है जो आपके जीएसटी पे डला हुआ है, यानी उस डेट से ही आपका ये यूनिट स्टार्ट हुआ था। और प्रोप्राइटर का पैन डाल दीजिए अगर प्रोप्राइटरशिप केस में अगर ये आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अदर देन प्रोप्राइटरशिप यानी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी या आपको पार्टनरशिप है तो आप वो वाला पैन डालिए। एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी को जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी है। आप देख लें कि इसमें आपका कौन सा मैच करता है। मैं यहाँ एक होटल का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो रेसिडेंशियल होटल सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपकी कैटेगरी इसमें से किसी में भी मैच नहीं कर रही है तो वैसे केस में आप अदर्स पे क्लिक करेंगे और अपना कैटेगरी डाल देंगे। मैं यहाँ होटल सेलेक्ट करता हूँ। सेक्टर ऑनरशिप टाइप, तो ये ऑनरशिप आपका किस प्रकार का है, प्राइवेट लिमिटेड है, एचयूएफ है, प्रोप्राइटरशिप है। आप देख लें कौन सा कैटेगरी आपके फर्म का है, आप उस अनुसार सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरी फर्म्स सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद का ऑप्शन हिडन है, ये सिर्फ फैक्ट्री के केस में होता है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री होती है तब ये डिटेल्स खुलता है, तो इसे हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें रेड स्ट्रिक करके ऑप्शंस दिया हुआ है, यानी जो मैंडेटरी कॉलम्स है उसी को भरिए। यहाँ पर स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास कोई है तो डालिए, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कोई है तो डालिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है तो इसे बिल्कुल छोड़ते हुए हम लोग ई कॉलम में ऑनरशिप डिटेल्स में आ जाएंगे। यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है, तो ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप आज का ही डालें तो बेटर है। मैं आज का डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों अब ऑनरशिप डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑनरशिप डिटेल्स अगर आपके पास कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है तो आपने अगर कोई डीड वगैरह बनवाया है तो आप उस डीड का नंबर और डेट दे सकते हैं, या अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में CIN नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर आपके पास MSME का रजिस्ट्रेशन है तो उस रजिस्ट्रेशन का डेट दे दीजिए, उसका MSME नंबर दे दीजिए, इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दीजिए और इसमें आप इसे फिलअप कर सकते हैं। MSME का डिटेल्स प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में एक ही ऑनर होते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने MSME का डिटेल्स भर दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर ऑफ ऑनर 1 है, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME लिख दिया है। इशूड एट में जो लोकल एड्रेस है, जो शहर है, उस शहर का नाम लिख देते हैं। CIN नंबर प्राइवेट लिमिटेड में होता है तो ये हमारे पास है नहीं, मैंडेटरी कॉलम भी नहीं है,
इसे नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, अब ये नेक्स्ट करने के बाद हमारा प्राइमरी ईमेल एड्रेस और प्राइमरी मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि इसी से मैंने लॉगिन करा था। तो इसमें मुझे कोई छेड़छाड़ न करते हुए मुझे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पर्सन का डिटेल यहाँ पर खुल जाएगा, जिस कॉन्टैक्ट पर्सन के डिटेल में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें प्राइमरी मैनेजर का एक ऑप्शन शुरू में दिख रहा है। तो प्राइमरी मैनेजर का ऑप्शन वैसे फर्म में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं और बड़ी कंपनी होती है जहाँ मालिक होता है, डायरेक्टर होता है, अलग अलग मैनेजर, अलग प्रकार के मैनेजर होते हैं। लेकिन छोटे मोटे फर्म में आप ये मान करके चलिए कि जो प्रोप्राइटर होता है वही प्राइमरी मैनेजर के रूप में उसी की एंट्री कर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ मैनेजर या प्रोप्राइटर जो भी आपने भरा है उसका घर का एड्रेस आप डालेंगे, न कि यूनिट का एड्रेस डाल देंगे। घर का एड्रेस आप डालिए। इसके बाद प्राइमरी ऑनर का नंबर और नाम और सारा डिटेल्स भी पूछा जा रहा है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में प्राइमरी ऑनर सिंगल होते हैं और उन्हीं का डिटेल्स हम डालेंगे यहाँ पे। यहाँ ऐड मोर ऑनर्स का भी एक ऑप्शन आ रहा है। ये हमेशा प्राइवेट लिमिटेड के केस में ही होता है, या अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में भी ये हो सकता है। तो इसे हम यहाँ छोड़ते हुए नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आइडेंटिफायर के ऑप्शन पे हम आ गए हैं। आइडेंटिफायर मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो सेलेक्ट आइडेंटिफायर के ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें आप देखिए कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है अप्रोप्रिएट आप उसे डाल सकते हैं। लेकिन इन जनरल केसेस में आज के दौर में जीएसटी सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट है जो हर संस्था के पास होता है। तो मैं भी जीएसटी ही सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद आइडेंटिफायर वैल्यू में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगा और उसके बाद जो ट्रेड नेम होगा वो ट्रेड नेम इंटर कर देंगे। कब ये जीएसटी इशू हुआ है वो इंटर कर देंगे। किसके द्वारा ये इशू किया गया है तो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा इशू किया गया है, उसे भर देंगे। और किस प्लेस से इशू किया गया है उस प्लेस को इंटर कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये 83 नंबर है, मार्क एज एड्रेस प्रूफ। तो इसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट ये जीएसटी डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट बटन को मैं क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में मैं आ गया हूँ। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपको सारे अपने एस्टेब्लिशमेंट का डिटेल्स भरना होता है, जिसकी शुरुआत आप सबसे पहले 84 नंबर में आप करते हैं, जिसमें कि दो प्रकार का रजिस्ट्रेशन ये ईपीएफ ईएसआई देती है। एक वॉलेंट्री बेसिस पे देती है और दूसरा रेगुलर बेसिस पे देती है। अगर आपके पास 15 या 20 एम्प्लॉय से कम अगर आपके पास हैं तो वैसे केस में आप वॉलेंट्री स्वेच्छा से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और रेगुलर अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप यस पे क्लिक करें। मैं ये रेगुलर रजिस्ट्रेशन पे यस पे क्लिक करता हूँ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको जो यहाँ पर डालने हैं आप देख लीजिए। आपके पास ईपीएफ में 20 और ईएसआई में 10 होते हैं। तो 10 अगर आप मिनिमम डालते हैं तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, जिसमें ईपीएफ ईएसआई दोनों हो जाता है। आपके पास ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा हो तो एक सिक्योर्टेड एम्प्लॉय होता है। अगर आप उसे भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज आप जीरो करके बढ़ सकते हैं आगे। इसमें एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ कब आपका जो है एक्सीड किया था, जब आप ईपीएफ ईएसआई के इंटाइटल हुए थे तो ये डेट डालना होता है। तो ये मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि आप आज का डेट ही डालें। उसके बाद पूछ रहा है दोस्तों कि क्या आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ नो सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपकी यस है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जहां आपको तुरंत एम्प्लॉयर की अलग अलग एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है, तो मैं इसे नो ही रहने देता हूं। इसके बाद वाला ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके इस यूनिट में कोई ऐसा डेंजरस वर्क होता है जिसमें किसी की जान भी जा सकती है।
या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकता है, तो मेरा सजेशन है दोस्तों इसको आप नो ही रहने दें। और अगर आपके पास ऐसा कोई वर्क हो रहा है तो आप इसे यस भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ वर्तमान में अभी कितने स्टाफ जो है सो काम कर रहे हैं, तो आप उनका डिटेल्स दे सकते हैं, मेल फीमेल करके आप ये डिटेल्स भर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट पर अगर कोई लेबर है तो उसे आप भर सकते हैं और डिटेल्स भर सकते हैं। रेगुलर लेवल पर यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने स्टाफ हैं जिसकी सैलरी 21,000 से कम है, तो आप इस डिटेल्स को भर सकते हैं और भर के आप इसे सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों कि फर्स्ट डेट ऑन विच 10 और 20 एम्प्लॉय किस डेट को हुआ था, तो ये डेट भी आप आज का डेट ही डाल दीजिए। अब यहाँ अभी टोटल वेजेस पूछा जा रहा है, तो अभी मैं यहाँ पर इसे 0 भर देता हूँ। आपने अगर पहले कोई ESI कोड वगैरह ले रखा है तो आप यहाँ इसे मेंशन कर सकते हैं, नहीं ले रखा है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दे सकते हैं। आप किस इनकम टैक्स सर्किल एरिया के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ आपको 100 नंबर वाले कॉलम में मेंशन करना है और यहाँ पर आपको अपना वर्क भी डिस्क्राइब करना है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक डिस्क्राइब करना है कि आप क्या करते हैं। अब इसके बाद अदर डिटेल्स में जो दोनों EPF और ESI दोनों के लिए कॉमन है, आपको प्रेमिसेस का ओनरशिप का डिटेल्स क्लिक करना है। तो आपको सेलेक्ट करना है, अगर ये ओनरशिप आपका हायर्ड है, रेंटेड है या लीज्ड है तो उसका डिटेल्स आप भरेंगे। अगर आपका ओन्ड है तो वैसे केस में आप ऑन सेलेक्ट करेंगे। ऑन सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा देखिए, ये सारा ऑप्शन ऑलरेडी हिडन हो गया है और इसमें पूछ रहा है कि इस एस्टेब्लिशमेंट में आप पावर सप्लाई वगैरह है क्या, तो इसको आप यस क्लिक कर देंगे और बिल्कुल यहाँ पर आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आ जाएगा कि ब्रांच या डिवीज़न, यानी आपके इस यूनिट का कोई और ब्रांच किसी और शहर में या इसी शहर में दूसरा कोई ब्रांच अगर है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में ये बिल्कुल नहीं है तो मैं इसे बिल्कुल एज इट इज़ छोड़कर नेक्स्ट का बटन में क्लिक करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज़ आ जाएगा जहाँ पर आपको NIC कोड सेलेक्ट करना है। अब आपको NIC कोड सेलेक्ट करने के लिए अगर आपने MSME का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या सिंपली अपने वर्क प्रोफाइल को डालेंगे तो यहाँ से NIC कोड आपका सर्च होने लगेगा। देखिए दोस्तों, मैंने NIC कोड को क्लिक कर और अपने NIC कोड को सर्च कर लिया है और उसके बाद प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी, नेचर ऑफ वर्क और सब कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद नेक्स्ट का बटन में दबाता हूँ। अब इसके बाद अंतिम में अटैचमेंट टैब में आएंगे और अटैचमेंट टैब में सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप आइडेंटिफायर टैब में आपने इन चीज़ों को सेलेक्ट कर रखा था उस टाइप से आप यहाँ पर भी एनी लाइसेंस सर्टिफिकेट नंबर इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी आप देख लेंगे कि कौन सा आपका जो है सो इसमें परफेक्ट है। पानी का बिल लगा सकते हैं, टेलीफोन बिल लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ GST सर्टिफिकेट को ही अटैच कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ जो भी अटैचमेंट आप लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ PDF फॉर्म में ही होना चाहिए, दूसरा कोई फॉर्मेट में ये अटैचमेंट नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। इसके बाद सेकंड में डेट ऑफ सेटअप प्रूफ अटैचमेंट आपका ये है, इसमें भी आप अपना कोई भी सेटअप का प्रूफ अटैचमेंट लगा सकते हैं। फर्स्ट सेल इनवॉइस लगा सकते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी से अगर असेसमेंट का कोई अगर है तो वो लगा सकते हैं। इसमें मैं आपको GST का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं जिससे कि ये आपका प्रमाणित हो जाए। इसके बाद लाइसेंस प्रूफ ऑफ अटैचमेंट में आप कोई भी स्पेसिफिक कोई लाइसेंस लगा सकते हैं जिससे कि ये आपका कोई लाइसेंस जो आपने ले रखा है, आप चाहें तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, MSME लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद सबसे अंतिम में स्पेसिमेन सिग्नेचर अटैचमेंट रहता है। ये बेसिकली आप इसका सैंपल आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसे
इस फॉर्मेट में नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भर सकते हैं और भरने के बाद उनका एड्रेस, और प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक कॉलम नेम ऑफ एम्प्लॉयर में 3 सिग्नेचर कर दें, और अगर ये पार्टनरशिप है, अगर 2 पार्टनर हैं तो 2 का कर दें, या प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर्स हैं तो वो कर सकते हैं, या आप 3 हैं तो 3 कर सकते हैं, 4 हैं तो 4 कर सकते हैं। ये करके इसका PDF बना के आप अटैचमेंट लगा सकते हैं। अब देखिए ये सारे अटैचमेंट मैंने लगा दिए हैं और इसे अपलोड भी कर दिया है। अब इसे मैं सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूंगा। दोस्तों ये देखिए ये सारे डिटेल्स ये फाइनल सबमिशन के लिए तैयार है। हमें इसे एक बार थॉरोली चेक कर लेना है कि हमने जो इस फॉर्म को सबमिट करा है इसमें कहीं कोई गलत चीज़ तो नहीं डल गया है, और उसके बाद हमें फाइनल सबमिट बटन क्लिक कर देना है। इसके बाद ESI के ऑफिस को सेलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये जो फॉर्म आपने सबमिट करा है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस ऑफिस को जाएगा ये अपने आप ले लेता है, बस केवल आपको सेलेक्ट करना होता है। ये फाइनल सबमिशन की तरफ अब हम लोग आ गए हैं। अब इसमें अगर आपके कंप्यूटर पे जावा अगर इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप यहाँ से जावा लिंक को क्लिक करके जावा इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर और E-साइन का 2 ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आपके जो प्रोप्राइटर हैं या डायरेक्टर जिनके नाम से आपने ये रजिस्टर्ड करा है, तो आप अगर चाहें तो उनके डिजिटल सिग्नेचर से भी इसे अप्रूव कर सकते हैं, नहीं तो आधार OTP से आप इसे अप्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए E-साइन पे आप क्लिक करेंगे। मैं भी आधार OTP से ही इसे अप्रूव करूंगा। अब यहाँ प्रोप्राइटर का आधार नंबर डालेंगे, और उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद उसके बाद गेट वेरीफाइड करके और OTP जनरेट करेंगे। दोस्तों देखिए हमने E-साइन आधार OTP से इसे ऑथेंटिकेट कर दिया है, और अब ये हमारा मैसेज आ गया है कि कॉमन रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ESI रजिस्ट्रेशन कोड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेज दिया गया है, C11 का कॉपी, और ESIC का ये नंबर भी हमारे पास फ्लैश हो गया है, और EPF का नंबर अभी यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन आप विश्वास करें बॉस, ये बिल्कुल 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में ये EPF का नंबर भी यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों आपने जिस अपने ईमेल एड्रेस से ये नया नंबर लिया है, आप उस मेल को भी एक बार देखें, उसमें ESI से मेल तुरंत आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, ESIC इंश्योरेंस का लॉगिन क्रीडेंशियल फॉर ESI का भेज चुका है, और श्रम सुविधा पोर्टल से भी कंफर्मेशन ऑफ सबमिशन ऑफ कॉमन रजिस्ट्रेशन अंडर ESIC मेल आ चुका है। तो ESI के साइट का जो है, जो आपका यूजर ID और पासवर्ड है वो भेजा जा चुका है। EPFO का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी आ जाएगा। और दोस्तों ये देखिए लगभग 15-16 मिनट के बाद ये हमारा ESI और EPF दोनों नंबर इस अकाउंट के लिए जनरेट हो गया है, और ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। दोनों नंबर ऑनलाइन अभी तुरंत हमें उपलब्ध हो गया इसी पोर्टल पे। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय था जब PF का रजिस्ट्रेशन करने में बहुत परेशानियाँ आती थी, बहुत डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता था, बहुत लोगों का हाथ जोड़ना पड़ता था, तब जाकर वो PF का नंबर मिल पाता था, और बहुत समय लगता था। अब देखिए मुश्किल से 15-20 मिनट के प्रोसेस में PF और ESI दोनों का नंबर मिल गया। इसके लिए हम ये भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने इतना आसान कर दिया। ये श्रम सुविधा पोर्टल पे आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से खुद से घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों अब ये वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, चूँकि ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी मन में अगर सवाल उत्पन्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगले वीडियो में मैं
इसमें एम्प्लॉयज़ को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपको बताऊंगा लाइव प्रोसेस कर, ताकि घर बैठे आप खुद से इन चीज़ों को करना सीख जाएं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।